प्रश्नकाल श्री राजेश अग्रवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, भले माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, पर हम सब आज उनको उनके जन्मदिन की सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनके सफल और यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, षष्ठम विधानसभा में ये मेरा पहला प्रश्न है, तो गलती होगी तो क्षमा चाहूँगा। प्रश्न उप मुख्यमंत्री जी से था, जिसका जवाब भी आ गया है, लेकिन मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से। पूर्व में आप ही के कार्यकाल में ये स्वीकृत हुआ था और लखनपुर में 4 लेन स्वीकृत था, जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने 2 लेन कर दिया। मैं इसको अंबिकापुर से लखनपुर तक 4 लेन करने के लिए निवेदन किया हूं, और चूंकि अंबिकापुर से रायपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और बहुत ठीक है और बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं उस रोड में लगातार हो रही। कल रात में भी एक बड़ी दुर्घटना हुई है, 5 मोटरसाइकिल सवार थे, 2 जन मर गए हैं, 3 जन मरणासन स्थिति में है। तो कृपया इस सड़क को अंबिकापुर से लखनपुर तक 4 लेन के लिए करवाने का निवेदन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सड़क भारत सरकार के अंतर्गत है और ये सही है माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि ग्राम जूना लखनपुर से रजली कला लगभग 5 किलोमीटर भाग जो है 4 लेन के लिए प्रस्तावित था, और जो 30 मीटर चौड़ाई से सड़क बननी थी लखनपुर शहर के आसपास, पर वहाँ पर रहवास था, व्यवसाय था और लोगों ने उसका विरोध किया। तत्कालीन मंत्री ने भी उस विषय पे पत्राचार किया और भारत सरकार ने इसे 5 किलोमीटर के स्थान पर 2 किलोमीटर को ही 4 लेन बनाया और 3 किलोमीटर को 2 लेन सड़क किया है। अभी वर्तमान में 4 लेन का कोई प्रस्ताव नहीं है, भारत सरकार अपने मापदंड से करती है। चलिए प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उस समय नगर पंचायत का अध्यक्ष था, किसी ने विरोध नहीं किया था। सिर्फ एक व्यक्ति के मकान को बचाने के लिए हमारे पूर्व मंत्री जी जो वहाँ के विधायक रहे उस समय, उन्होंने एक व्यक्ति के मकान को बचाने के लिए इस सड़क को 4 लेन से 2 लेन कर दिया गया। उनके विजन को देखिए, आज हर आदमी 2 लेन को 4 लेन, 4 लेन वाला 6 लेन मांग रहा है, और उन्होंने क्या दूरदर्शिता का परिचय दिया था कि 4 लेन को 2 लेन किया। 2 लेन की वजह से आप यहाँ पहुँच गए। आप तो उनको धन्यवाद दो। मेरा निवेदन है इसको पुनः 4 लेन किया जाए। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय दिल्ली में किसकी सरकार थी? प्रस्ताव देखिए यहीं से गया है, मंत्रालय से। माननीय मंत्री जी बोले दिल्ली सरकार के अधीन निर्माण हुआ है, तो आप ये भी तो बताइए उस समय दिल्ली में किसकी सरकार? उस समय छत्तीसगढ़ विधानसभा से आपके मुख्यमंत्री जी के और विधानसभा से पारित करके भेजा गया है। चलिए ठीक हो गया। ये मंत्री जी का पत्र भी मेरे हाथ में है, तत्कालीन मंत्री महोदय ने जो चिट्ठी लिखी थी, और ये भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार चाहे तो आवश्यकता के अनुसार अपने प्रस्ताव करती है। चलिए और कुछ है? जी अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विषय आ गया, चूंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र भी लगा हुआ है और ये देखिए हमारा पूरा क्षेत्र आगे तक बिलासपुर तक तो 4 लेन बन गया है, और उसके बाद NH के अंबिकापुर से भी आगे बनारस तक 4 लेन होना है। बीच का पैच केवल बचा है 4 लेन के लिए, और वो 4 लेन यदि बन जाता तो यहाँ से लेके बनारस तक का पूरा सड़क हम लोगों का पूरा 4 लेन से जुड़ जाता और आवागमन की सुविधा होती। और उस क्षेत्र में जो विषय राजेश जी ने रखा है, और वो भी यदि आबादी और हमारा अंबिकापुर शहर का विस्तार और जो ट्रैफिक है उसको देखते हुए लखनपुर तक भी, क्या मंत्री जी इसको पुनः प्रस्ताव भेजेंगे क्या उसको बनाने के लिए 4 लेन? देखिए, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है लोगों को अच्छी आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने जो कहा इस पर विचार करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। श्री राम कुमार टोपो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतापुर विधानसभा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22
22-23 और 23-24 के नए भवन निर्माण की जानकारी मैंने चाही थी, जिसमें जानकारी उपलब्ध हुई है शासकीय नवीन विद्यालय कमलेश्वरपुर, जो दिनांक 3/8/2022 में स्वीकृति हुई थी कार्य, लेकिन आज तक किस कारण से ये भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है, मैं जानना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, शासकीय नवीन महाविद्यालय कमलेश्वरपुर जिला सरगुजा के निर्माण के संबंध में यह उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग नाबार्ड से लोन लेने के प्रक्रिया में है और उन्होंने डिपॉजिट मत के होने के कारण अब निविदा की सहमति दी है। अब हम शीघ्र ही इस काम का निविदा करेंगे। ये कब तक शुरू हो जाएगा, एक समय निश्चित करें माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रक्रियाधीन है, निविदा होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। इसमें एक विषय और देखा गया है अध्यक्ष महोदय कि इस महाविद्यालय को लेकर ग्रामीणों में आपस में अपनी सुविधा को देखते हुए खिंचाव उत्पन्न हो रहे हैं। कमलेश्वरपुर वासी चाहते हैं कि ये कमलेश्वरपुर में बने और नर्मदापुर वासी चाहते हैं कि ये नर्मदापुर में बने। क्या ऐसे गाइडलाइन है कि महाविद्यालय जैसे संस्थान क्या ब्लॉक मुख्यालय में ही हो या किसी गाँव में भी ले जाया जा सकता है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से क्लियर चाहता हूँ। जो प्रस्तावित स्थल है सोच विचार करके किया गया है, प्रस्तावित स्थल के आधार पर ही कार्यवाही होगी। चलिए, राघवेंद्र कुमार सिंह। एक क्वेश्चन और अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी और उपलब्ध हुई है, शासकीय महाविद्यालय सीतापुर में ऑडिटोरियम निर्माण होना है, जिसकी कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो इसको मैं जानना चाहूँगा कि कब तक ये कार्य शुरू होंगे। का निर्माण काम स्वीकृत हुआ है 2023-24 में, निविदा स्तर पर है और वित्त विभाग से स्वीकृति अपेक्षित है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलते ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। राघवेंद्र कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा पहला सवाल है, इसलिए आपसे भी मैं संरक्षण चाहूँगा। मैंने अरपा भैंसाझार के विषय में सवाल पूछा था। इसमें लगभग जवाब में जो आया कि 2013 से 8 बार समय की वृद्धि हुई है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि ये लक्ष्य कब तक, अब तक कितना हुआ है और इसकी प्राप्ति कब तक हो जाएगी? सर्वे के अनुसार क्या सर्वे का भी कार्य पूर्ण हो चुका है और क्या डीपीआर के हिसाब से ही वहाँ पर कार्य हुआ है? क्या इसका फिजिकल ऑडिट हुआ है? ये मैं मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरपा भैंसाझार के जो बृहद परियोजना है, ये लगातार इस पे काम चल रहा है और लगभग 12,500 हेक्टेयर में इसमें अभी वर्तमान में सिंचित हो रहा है और इसके पूरे शीर्ष जितने भी कार्य हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। कुछ एक कार्य जो बाकी रह गए हैं, जिसके कारण से अभी आधे क्षेत्र को इसमें सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लगभग 8.5 करोड़ लगभग का कहते हैं इसमें शेष है और उस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात इस योजना के माध्यम से लगभग 25,000 हेक्टेयर को सिंचित होगा, जिसमें से हमारे 3 विकास खंडों पर यहाँ पर इस योजना के तहत में सिंचाई का सुविधा मिलेगा, जिसमें हमारे कहते हैं जो कोटा का के हमारे लगभग 40 हेक्टेयर और तखतपुर का लगभग 19,406 हेक्टेयर और बिल्हा के लगभग हमारे 5,554 हेक्टेयर इसमें सिंचित होगा। और इस योजना को जब प्रारंभ किया गया और उसके बाद में एक लमसम टेंडर किया गया था अध्यक्ष महोदय, और इसमें पूरे सर्वे का काम और बाकी जो सिंचाई के दृष्टि से जो कहते हैं हमको कार्य करना है, उस कार्य का इसमें प्रावधान किया गया था। और इसमें 8 बार जो समय वृद्धि किया गया, वहाँ पर जो वन भूमि का कहते हैं हमको रिक्वायरमेंट था, उसके अलावा जो राजस्व जमीन की जो रिक्वायरमेंट थी, उसके आधार पर जो हम लोगों को राजस्व के माध्यम से जो उनको पेमेंट करना था, उसके कारण से ये योजना थोड़ी सी लंबित हुई। और पिछले 19 से लेकर के 21 तक तो लगातार कोविड का दौर था और कोविड के दौर में भी वहाँ पर हम लोगों के माध्यम से कार्य कराया गया और कुछ एक जगह पर किसानों का जो मुआवजा को लेकर के थोड़ा सा विरोध था,
तो उसको को भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक था कि इसका कब तक का टारगेट रखा गया है कि यह परियोजना कब खत्म हो जाएगी, क्योंकि 10 साल से आज जैसा कि मंत्री जी का जवाब आया कि आधा ही हो पाया है, और क्या महालेखाकार जैसे आपने जवाब में दिया है कि उस पर टिप्पणी की गई है, तो क्या ये अतिरिक्त भुगतान की टिप्पणी की गई है और क्या रिकवरी के लिए भी इसमें बोला गया है, तो इस पर विभाग या सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्य ने जो कहा है कि महालेखाकार ने टिप्पणी की है, तो महालेखाकार द्वारा ऑडिट पैरा में जो कहते हैं 15/3/2022 को जो टिप्पणी की गई, तो उसके आधार पर नहर प्रणाली का काम जो लगभग 86% तक पूरा हो चुका है और नहर परीक्षण के दौरान लगभग 12,500 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। और इसमें हमारा जो वर्क है वो पूरा हुआ है आधा से ज़्यादा, इसके कारण से उसका पेमेंट किया गया है। इसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो क्या पेमेंट को लेकर या रिकवरी को लेकर कोई टिप्पणी की गई है या नहीं की गई है, और ये परियोजना का कब तक ये खत्म होगा? मैं लक्ष्य आपका मंत्री जी जानना चाह रहा हूँ। कब पूरा करने का लक्ष्य है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना को हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और इस योजना के माध्यम से क्योंकि बहुत ही कम इसमें कार्य शेष रह गए हैं और उस कार्य के पूरा होते ही ये योजना के माध्यम से लगभग 25,000 हेक्टेयर इसमें सिंचित होगा। कुछ हमारे जो किसान हैं उन किसानों का जो मुआवजा है वो मुआवजा देते ही इस योजना के हमारे जो शेष कार्य है, हेड वर्क का जो शेष कार्य है लगभग 1 करोड़ का है, मुख्य नहर का कार्य लगभग 200 मीटर का है, और वितरक नहरों का माइनर नहरों का जो शेष कार्य है वो लगभग 41.9 किलोमीटर का है, और नहरों के संचालन तो और मरम्मत कार्य अभी वर्तमान में इस सारा कार्य अभी शेष बाकी है, और हमारी कोशिश है कि इस वित्तीय वर्ष में हम इसको पूरा कर लें। जयराम जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो उनका क्षेत्र है, वो भी पूछ लें। आपका भी क्षेत्र है? मेरा अध्यक्ष महोदय, चलिए एक एक प्रश्न। अब इनके भी क्षेत्र में आ गए हैं। आप लोग प्रश्न क्यों नहीं लगाते? जिस समय जो नहीं, मैं प्रश्न लगाया था तो मेरे प्रश्न 25 भाई जब इतना महत्वपूर्ण है। नहीं 25 नंबर में था मेरा प्रश्न। चलिए कर लीजिए, इसी सत्र में लगाया था तो 25 नंबर में था। एक प्रश्न कर लीजिए, कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बता रहे हैं कि 25,000 में आपका 12,000 में सिंचाई शुरू हो गई है, तो मतलब अभी आधा भी नहीं हुआ है। 13,000 और होगी तब आपका 25,000 हेक्टेयर होगा। तो एक तो विलंब और उसके कारण में लगातार उसके प्रश्न छोटे करे, भूमिका नहीं, प्रश्न छोटे छोटे। एक तो विलंब और दूसरे कारण लागत। बाकी मंत्री जी को जानकारी में सब है, पॉइंटेड प्रश्न करिए। पॉइंटेड प्रश्न ये है जो महालेखाकार का जो बताया गया है, अभी जवाब आया था कुछ दिन पहले 25 नंबर में था। ये जो नहर के जो काम हुए हैं जिसमें जिनका खेत नहर निकाले नहीं गए हैं उनको पेमेंट हो गया, और जिनका खेत निकाला गया है उसमें नहर नहीं बनाए हैं तो उसमें 10 करोड़ रुपए की राशि का जो अधिकारियों को, जो 10 अधिकारियों को सस्पेंड करने का, उनके ऊपर कार्रवाई करने का, और दूसरी बात वो 10 करोड़ रुपए अधिक पेमेंट हुआ है उसको वापस करने का। चलिए ये कब माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आ जाए, जवाब आ जाए, एक बार जवाब आ जाए। जो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने का है वो कब तक, और जो राशि वापस करनी है वो कब तक कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है जहां पर हमारे विभाग के माध्यम से, और जो वर्तमान में लैंड एक्विजिशन का मामला है उसके कारण से ही ये पूरा योजना अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कार्रवाई नहीं की गई है, उसमें क्या है, 2 राजस्व अधिकारी है, एसडीओ है, अब 2 एसडीओ है, उसमें 2 तहसीलदार है, फिर आपके विभाग के अधिकारी है, तो जिसके ऊपर आप कार्रवाई सबके ऊपर नहीं कर सकते। दोषी पाए गए हैं, तो दोषी पाए गए हैं तो उन दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ में
कब तक कार्रवाई हो जाएगी, इसको सुनिश्चित करें। कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विभाग के अधिकारी और जो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी और जो वहाँ पर उस कार्य से संबंधित जितने भी अधिकारी लगे थे और जिनके माध्यम से ये चूक हुई है, लगभग 8 करोड़ का जो अतिरिक्त इसमें भुगतान किया गया है, जिनके खेतों पर नहर नहीं बनी, उसके लिए उनको जो भी कहते हैं विधि सम्मत जो कहते हैं कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, कि जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ में कब तक कार्रवाई हो जाएगी? मतलब आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनको, और बचाने का प्रयास करने से आपको कोई फायदा होगा नहीं। न नहर के काम हो रहे हैं, न उसका कैनाल का काम हो रहा है, न उसमें सिंचाई हो रहा है, और उसके बाद में लागत राशि बढ़ते जा रही है। जो पैसा दी गई उसका अफरा तफरी कर रहे हैं। तो पॉइंटेड क्वेश्चन ये है मंत्री जी जवाब आ गया। नहीं, जवाब कहाँ है? कार्रवाई करेंगे मतलब कितने साल में करेंगे? शीघ्र बोल रहे हैं ना? शीघ्र नहीं, बोल दो भाई। शीघ्र नहीं, उसमें 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, कब तक? और दूसरी बात, उसको जो पैसा भुगतान हुए गलत आदमी को, उस पैसा वापस कब तक वसूली की जाएगी? केवल 2 प्रश्न है मेरा। जो गलत भुगतान हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसकी तत्काल वसूली की कार्रवाई की जा रही है। बहुत बढ़िया। उससे ज्यादा और क्या होगा? अधिकारी कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा प्रश्न तो यही है कि 10 अधिकारी उसमें सम्मिलित है और उनके खिलाफ में कार्रवाई कब करेंगे? छोटा प्रश्न है, पॉइंटेड प्रश्न है ये। माननीय अध्यक्ष कब महोदय तक करेंगे कार्रवाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इसलिए गंभीर है कि उतने वरिष्ठ सदस्य उठा रहे हैं, उसके बाद मंत्री जी का स्पष्ट धर्मजी और धर्मजीत को धक्का आपको सहायता करने की जरूरत नहीं है, ये पर्याप्त है जी। महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ ना अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। ये लोग पर्याप्त है इस ध्यान आकर्षण। कार्रवाई बैठिए, एक प्रश्न बैठिए ना आप, प्रश्न आ जाए। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न राघवेंद्र सिंह जी जरूर लगाए हैं और बहुत अच्छा प्रश्न लगाए हैं। हम लोग इसलिए नहीं पूछ पाए थे अध्यक्ष महोदय, और भी इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न पूछ लिए थे, लेकिन जिस दिन अभिभाषण हो रहा था उस दिन मैंने इस योजना का जिक्र किया था। 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई का प्रोजेक्ट है अध्यक्ष महोदय, टर्न की में इसको दिया गया था। अभी तक के मंत्री जी के जवाब में सिर्फ 12,500 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। इसका मतलब है 50% ही आपने अपने टारगेट को अचीव किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक तरफ जवाब दे रहे हैं कि 80% नहर का निर्माण हो गया, तो 80% नहर के निर्माण के बाद सिर्फ 12,500 हेक्टेयर में सिंचाई कैसे हो रही है? मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि 8 बार आपने उसका समय वृद्धि क्यों किया। 8 बार समय वृद्धि होने के बाद मैं समझ गया हूँ कि ठेकेदार साहब कितने शक्तिशाली हैं, विभाग के अधिकारियों के ऊपर उनका कितना प्रभाव है, और ये कोई आपके समय का कार्यकाल का नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप थोड़ा इसको गंभीरता से लीजिए। तखतपुर विधानसभा और बिल्हा विधानसभा में इसके सिंचाई का लाभ मिलना है, ये वर्षों से लंबित है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी के ज़माने में और डॉक्टर रमन सिंह के ज़माने में मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है, इन्हीं के समय का कार्यकाल है जब ये स्वीकृत हुआ। प्रश्न मैं 2 मिनट बता दूं साहब, यही भूमिका सब मालूम है उनको। नहीं, मैं बता दूं क्योंकि ये पुरानी सरकार का भी इसमें छोटा प्रश्न कर लीजिए। मैं बहुत लंबा हो गया। एक चीज जानना चाहता हूं कि 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई कब होगी, आप ये बताएंगे। और हमारी और भी कई जिज्ञासाएं हैं जिनको हम आपके अधिकारियों से सदन में तो इतनी बहस कर नहीं सकते। क्या आप इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ भैंसाझाड़ डैम के साइट से बैठ करके हमको स्थल का मूल्यांकन और सत्यापन और भौतिक दर्शन कराने का कष्ट करेंगे क्या, ताकि ठीक है, आपको प्रश्न आ गया। अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा छोटा सा प्रश्न। जी सर, कोटा विधानसभा क्षेत्र, आप कहाँ इधर कूद रहे हो? कोटा विधानसभा क्षेत्र में डैम, मैं ये बोल रहा हूँ साहब। अध्यक्ष महोदय, कोटा विधानसभा नहीं है, जिले के सब विधायकों के सामने में आप करवा दीजिए। नेताजी, आपके अधिकारी हमको बताते जाएं, हम पूछते जाएंगे, हमारी कोई गलत फहमी होगी उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, आपका प्रश्न उचित है। या हमको 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई देने का आप आश्वासन देंगे? 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई कब तक हो सकती है, क्या कुछ आश्वासन दिया जा सकता है मंत्री जी? और मीटिंग कराएंगे क्या? बस एक ही प्रश्न सब में अटका हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो
वहाँ के मुख्य कार्य हैं वो सारे पूर्ण हो चुके हैं। चलिए, बीच का जो पोर्शन है अध्यक्ष महोदय, वही उसको करेक्ट करना शेष बाकी रह गया है। वो करेक्ट हो जाएगा तो उसके पश्चात टोटल 25,000 हेक्टेयर में उसमें सिंचाई सुविधा हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। अध्यक्ष चलिए, महोदय, बहुत अच्छा। अध्यक्ष महोदय, नहीं नहीं साहब, साहब, सर अध्यक्ष महोदय, आपके सर, आदेश बीच का काम पूरा हो जाएगा तो नहीं, सब ठीक हो कहाँ से जाएगा। होगा साहब? वही सर, तो इसमें- कई साल से रुका इसमें- हुआ है, उसको करिए। सर कोई- फिजिकल ऑडिट करा दीजिए सर कोई इसमें। अटल टनल सर, खोला इसमें- हुआ है एक कश्मीर मिनट। वाला। अध्यक्ष महोदय, इसमें फिजिकल ऑडिट करा दीजिए एक बार। ये बीच फिजिकल में ऑडिट जो 12,000 हेक्टेयर में भी सिंचाई नहीं हो रही। ये बांध जो है कोटा ये विधानसभा बीच क्षेत्र जो में हिमालय है, है ना साहब, एक भी नहर उस का काम हिमालय कंप्लीट में नहीं टनल हुआ बनाने है। के लिए कुछ इसका करवाइए, फिजिकल मंत्री ऑडिट जी करा को दीजिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय। युवा है और आपको तो इसमें चिंता ही नहीं करना चाहिए, कौन नपेगा नाप दो आप। लेकिन हमको खेतों में पानी चाहिए साहब, और 25,000 का टन की में ठेका मिला है। 12,500 सुनते में 7 साल बीत गया अध्यक्ष महोदय, 5 साल हो गया। आप इसको कैसे बनवाएंगे? वो कौन सा हर्डल है जिसको आप नहीं दूर कर पा रहे हैं? विभाग उसको दूर करेगा। कठिनाई दूर करेंगे सर क्या? इसमें फिजिकल ऑडिट करा दीजिए सर एक बार। कठिनाई दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने इसमें उत्तर फिजिकल में ऑडिट पहले ही करा कहा कि इसमें लैंड एक्विजिशन का मामला था और उसके कारण से थोड़ा सा ये विलंब हुआ है। अब वो लगभग थोड़ा सा नहीं, की ओर है। अच्छा विलम्ब हुआ है जी, और जल्द से जल्द उसको हम पूरा कराएंगे। हम हमारी कोशिश है कि चलिए, इसी अब वित्तीय मंत्री जी वर्ष का में हम पूरा आश्वासन आ गया। चलिए नेताजी, मंत्री जी का माननीय आश्वासन अध्यक्ष आ गया। महोदय, आपकी अनुमति से आप जैसा चाहते हैं, बहुत ही पॉइंटेड प्रश्न, बहुत पूछिए। छोटा प्रश्न पूछ रहा पूछिए हूँ। सर। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वहाँ का ठेकेदार साहब कौन है जिसका जिक्र माननीय धर्मजीत जी कर रहे थे। उस ठेकेदार साहब का नाम बता दे सकते हैं क्या? और क्या इस परियोजना से संबंधित किसी सी का EOW ACB से जांच हुआ है? क्या किसी सी का हाई कोर्ट के द्वारा कोई सजा दी गई है जो इस परियोजना में कार्यरत था? जानकारी अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष रहे हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, इनके जवाब आ जाए। पौधे इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर की जानकारी मांगी है, मैं उस कॉन्ट्रैक्टर का जो फर्म का नाम है वो मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा अध्यक्ष महोदय। बहुत छोटा है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं बता रहा हूँ, ये नाम तो बताना मैं चाहिए। बता रहे हैं। कार एजेंसी का जो नाम है वो निविदाकार मेसस राधेश्याम अग्रवाल एवं सुनील अग्रवाल। राधेश्याम। चलिए साहब, और कुछ शंका? अध्यक्ष महोदय, एक और जानकारी थी ना, मैंने पूछा था क्या किसी अधिकारी को सजा हुई है इस मामले में, इसी में परियोजना में काम करने वाले को? सजा कुछ हुई बाद तो में बता दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान जानकारी में दे दीजिए। जानकारी ठीक नहीं है, है, ठीक मैं है। जानकारी लेकर बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, अब आप लौट के फिर कैसे प्रश्न में आते हैं? सिर्फ एक मैंने प्रश्न पूरा एक पूछा था राउंड हो इसका। गया, वहां से शुरू हो गया, वहां गया था, फिर बस एक प्रश्न। चलिए छोटा प्रश्न कुछ हो तो कर लीजिए, बहुत बहुत ही देर हो पॉइंटेड गया। प्रश्न है करिए अध्यक्ष महोदय। मौका दे रहे हैं आप। क्या इसका निर्माण DPR सर्वे के हिसाब से हुआ है और क्या इसका फिजिकल ऑडिट कराया जाएगा? चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि इसका लमसम टेंडर हुआ और इसमें एक हमने बताया कि इतना हमको एकड़ सिंचित करना है, उसका जो वहाँ की स्थिति है, वस्तु स्थिति से उसका जो सर्वे का काम है पूरा, ये सारा काम वहाँ पे जो संबंधित ठेकेदार था उसके माध्यम से एक किया मीटिंग गया। तो करवा दो साहब, आप एक मीटिंग तो बोल दो कम से कम। बिलासपुर सी ऑफिस में सब विधायकों को बुला के पूरी बात बता। विधायकों के मैं साथ स्वयं- बैठ, मैं आप स्वयं मंत्री जाऊंगा जी अध्यक्ष महोदय, करवाने में और क्या इसके तकलीफ है? एक बार बारी बिलासपुर थोड़ी जाके, जी। नहीं, बिलासपुर जाके संबंधित सभी विधायकों के साथ बैठ के, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ के आपकी समस्या का निराकरण मंत्री जी 2 घंटा बैठ के वहां करेंगे, ठीक है? चलिए, जी, आपके सहमत है? निर्देश का अध्यक्ष पालन महोदय, करें। अरे अब तो हो इतना गया। परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी उसका शिलान्यास किए थे, आप मुख्यमंत्री थे उस समय। नतीजा आ गया ना, पीड़ा हमको इस बात की है, वो 2 घंटे के लिए आपके यहाँ आ रहे पीड़ा हैं। इस बात की हमको है क्यों नहीं, नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे आकर के आपकी पीड़ा स्वाभाविक CM साहब है। थे और उस समय उसका शिलान्यास हुआ। आपकी पीड़ा, आधे आपकी नहीं, पीड़ा, योजना में जो उसके लाइनिंग को बदल दिया गया,
उसको डिजाइन को बदल दिया गया, उसके माननीय नक्शा अध्यक्ष को जी, बदल दिया गया। मोर दस अधिकारी दोषी पाए जा रहे हैं, आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ हो उसमें गया था, वो आखिर हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपकी पीड़ा केदार कश्यप जी दूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए सहमत हो जाए। माननीय चरणदास मोहन बैठ जी के क्या कर लेंगे जाके? वो पीड़ा दूर करेंगे, कोई पीड़ा दूर नहीं चलिए, करेंगे। जो होगा। सामने में उसको तो कर नहीं पा नहीं रहे, क्या होगा तो करेंगे आप पीड़ा दूर? नहीं होगा तो इसी विधानसभा में बताइए आप। अरे हाँ। जो दोषी पाए आप गए, भी उसके बैठे हैं, खिलाफ आप भी तो कुछ बैठे हो। कर नहीं रहे, उससे चलिए क्या पाएंगे? माननीय नेताजी का प्रश्न बहुत सेंसिटिव है, ध्यानाकर्षण भी आता है इनका और प्रश्न भी आता है, तो मैं नेताजी खुद नेताजी को बधाई दूंगा कि लगातार इनका प्रश्न जिस प्रकार सुअर और बाघ की चिंता करते हैं, तो उसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा कि ध्यानाकर्षण भी आ रहा है, प्रश्न भी आ रहा है। तो मूक पशुओं की चिंता माननीय नेता प्रतिपक्ष ही करते हैं। नेताजी खुद बहुत सेंसिटिव है। एकरे पे मैं कहता बाघ बाघ कथे भैया, बाघ कहाँ से आए हो? बाघ ढिला है मोर चरणदास महंत जी के, जे बैरी में ये फोर करे जा खाए। मैं तो गोमर्दा से विशेष प्रेम है आपको, मैं अभ्यारण्य जाऊंगा वहाँ। महन जी एक मिनट सर। अध्यक्ष महोदय, गोमर्दा का बहुत जिक्र करते हैं सर ये बहुत गंभीर मसला उठाते हैं और कम से कम शेर की रक्षा के लिए आगे आए हैं। नहीं, गंभीर है वो। मैं तो आपसे एक निवेदन कर रहा था साहब, आप आसंदी से एक आदेश जारी करें। जैसे विद्याचरण शुक्ल जी जब दिल्ली में केंद्रीय मंत्री थे तो अपने घर में शेर पाले थे। एक छोटा सा शेर का बच्चा हमारे बहन जी के यहाँ भी दे दीजिए, उनका नया बंगला भेंट कर दें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भेंट करवा दें। अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत भाई जी ने जो चिंता व्यक्त की है वो तो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि आप राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए शेर पालने की जो इच्छा और जवाबदारी है वो आपकी है। हम जैसे तो गरीब लोग हैं। राजघराने से संबंध इनका भी है। स्वाभाविक मृत्यु के बारे में राजघराने से बहुत नजदीकी संबंध आपका। नजदीकी संबंध आप काहे छुपा रहे हो? बाघ के बारे में मेरा प्रश्न था सर, उसके उत्तरदायित्व के बारे में। इनने जो जानकारी दी है उसको मैं पढ़ देता हूं पहले कि 19 नवंबर में ये पता लग गया कि एक बाघ आया है। वो बाघ 16 से 18 जनवरी के बीच मर गया, पोस्टमार्टम भी हो गया। वही उड़िया वाला है क्या? उड़ीसा शायद है। वही वाला। अच्छा, चलो। उस ध्यानाकर्षण में उनको विस्तृत जानकारी है। हो चुका है। वो भाषा नहीं जानता था इसलिए फंस गया सर उड़िया। बताइए भाई। उड़िया नहीं, अभी बताना नहीं है उनको सोचने दीजिए थोड़ा। मेरे ध्यान आकर्षण के प्रश्न में मैंने यही कहा था कि बहुत इसमें घपला है, इसको आप एक विधायक की कमेटी बैठा के जांच करा दीजिए, इतना ही कहा था मंत्री और आपने नहीं सर आपने स्वीकार किया है कि न्यायिक जांच चल रही है और इसलिए हम चुपचाप बैठ गए। आप बता दो कौन सा न्यायिक जांच चल रहा है? आपको विभाग वाले असत्य कथन कहला रहे हैं और अगर उसी को आप कहना चाहते हैं तो फंस जाओगे आप। विभाग न्यायिक जांच करा रहा है आपने कहा है, तो मुझे बताइए कौन न्यायिक जांच कर रहा है, किसके आदेश से हो रहा है? वो चिट्ठी में ज्यादा भरोसा मत करिए, उसने माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गोमड्डा में जो घटना घटित हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बाघ की मृत्यु हुई, लेकिन जो वहाँ पर जिन लोगों को आरोपी के रूप में हम लोगों ने कहते हैं गिरफ्तार भी किया है, मैं उनके नाम भी देख रहा था अध्यक्ष महोदय, और वो जिस तरीके से उन्होंने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए, फसलों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहते हैं जो तारवार लगाया था, और उनकी मंशा ये नहीं थी कि वो मतलब बाघ को कहते हैं शिकार करें। उनकी मंशा ये थी कि कोई भी कहते हैं जंगली जीव या फिर कोई जंतु उनके कहते हैं खेतों को के फसल को नुकसान न करे। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पर जो घटना घटित हुई और उसमें एक बाघ की मौत हुई और उसकी जांच भी चल रही है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा जांच के तहत में माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि न्यायिक जांच चल रहा है, आपने कहा है। ये मेरे पास उस दिन का आपके विधानसभा का आपने स्वयं कहा था मंत्री जी किस स्तर की जांच होगी बता दीजिए। तो माननीय मंत्री जी ने कहा था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी इसमें न्यायिक जांच चल रही है इसलिए इसमें अलग से कोई कमेटी गठित करने की आवश्यकता नहीं है।
जांच की जैसी पूरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद फिर मैं इसमें अलग से कार्रवाई करूंगा। और उसके बाद आपने मुझे चुपचाप बैठा दिया था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो न्यायिक जांच कौन सी चल रही है, बता दें। कितने लोगों को सजा दी, क्यों सजा दी, कैसे सजा दी। और सबसे बड़ी बात यह है महाराज, ये कैमरे से ट्रैकिंग होती है क्या? ट्रैकिंग तो कैमरे से होती नहीं है। ट्रैकिंग से आप बाघों की गणना कर सकते हैं, सूरों की गणना कर सकते हैं, हिरन की गणना कर सकते हैं। ये कैमरे से कैसे ट्रैकिंग हुई कि आप 8 कैमरा बुला के उसका ट्रैकिंग कर रहे हैं? मेरा कोई प्रश्न नहीं है मंत्री जी, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, टेंशन ना पालें, चुपचाप जवाब मंगा लें कि न्यायिक जांच का मुझे बता दीजिए, न्यायिक जांच क्या चल रही है और आपने असत्य कथन क्यों कहा है। अगर कहा है तो उसके लिए माफ़ी मांगिए और माफ़ी मांग कर ये कहिए कि ये जो इसमें इतने घपलेबाजी जो दिखा रहे हैं आप, उसकी जांच विधायकों के द्वारा विधानसभा सदन से होगी। अध्यक्ष महोदय जी, मोदी जी यहाँ बघवा के बहुत प्रेमी है। साउथ अफ्रीका लारी से जाना था ना, चितवा, तब अगर चितवा खलू मारा जाते कैसे करबो, हम तो बड़ा मरण हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी ने जो प्रश्न किया है उसके तहत में जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के मानक जो कहते हैं प्रचलन प्रक्रिया है SOP के अनुसार वन्य प्राणी बाघ की मृत्यु की घटना के संबंध में जांच अधिकारी की नियुक्ति वन विभाग को ही करना है और उसकी नियुक्ति की जा चुकी है अध्यक्ष महोदय। और जिसमें हमने वन क्षेत्रपाल स्तर के राजपत्रित अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है अध्यक्ष महोदय। और उसमें हम लोगों ने आगे की कार्रवाई को बढ़ाया है। जहां तक जो कैमरा की बात कर रहे हैं, ट्रैप कैमरा ऐसा कैमरा है अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं उसकी फोटोग्राफी भी दिखा देता हूँ। ट्रैप कैमरा से इतना सेंसिटिव होता है अध्यक्ष महोदय कि वहां उसके सामने कोई भी जीव जंतु या हम और आप भी चले जाएंगे तो उसकी फोटोग्राफी वहां पर तत्काल फोटोग्राफी होती है, फोटो छपती है, उसमें गणना होता है, ट्रैकिंग नहीं होता। और ये किताब आपके विभाग वालों को दिखा देता हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना किया जाए। मैं तो कह रहा हूँ जांच की आदत दिखाइए मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा ना कि वहां पर एक ट्रैप कैमरा कहते हैं हम लोगों ने लगवाया है पूरे उसमें लगभग 12 से ऊपर हम लोगों ने ट्रैप कैमरा वहां पर लगवाया। उसके अलावा ट्रैकिंग भी किया गया। ट्रैकिंग के माध्यम से एक दिन पे मैं उसका, यदि आप चाहें तो मैं उसका भी विवरण दे देता हूं कि किस किस तारीख को मुझे विवरण बिल्कुल नहीं चाहिए। ट्रैकिंग किया गया, आपने मुझे बैठा दिया था, मुझे चाहिए न्यायिक जांच। हमने ही नहीं किया, बल्कि उड़ीसा के जो कहते हैं वन विभाग के अधिकारी हैं। मंत्री जी आप परेशान मत होइए, मैं कह रहा हूँ न्यायिक जांच कोई छोटी मोटी विषय है नहीं। एक तो इसको सरकार करती है, आपका विभाग करा नहीं सकता। इसमें जज नियुक्त होते हैं, वो आप कर नहीं सकते, आपका विभाग नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ न्यायिक जांच की बात कर रहा हूँ। आपने क्यों कहा कि न्यायिक जांच चल रही है, इतना सा बोल दीजिए। मेरे से गलती हो गई, झूठ बोल रहा हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। और मेरी मांग को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। चलिए न्यायिक जांच का बता दीजिए, हुआ है कि नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 55 के अधीन यदि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है तो शिकायत अभियुक्त की गिरफ्तारी तिथि से 60 दिन के अंदर फाइल कर दी जानी चाहिए, जो हम लोगों ने किया है। एक से अधिक अभियुक्त होने के मामले में 60 दिन की अवधि पहले अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि प्रारंभ होती है। और इसी प्रकार इस मामले में 60 दिन की अवधि 25 मार्च 2024 को खत्म होने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में कोर्ट चालान परिवाद नियमानुसार दायर किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। उसके यदि आप उस जांच से संतुष्ट नहीं है उस परिस्थिति में ये तो सिंपल प्रक्रिया है सर, इसमें न्यायिक जांच कहाँ हुई? न्यायिक जांच चल रही है बोला है, मैं न्यायिक जांच कहाँ है? तो सिंपल प्रक्रिया है। आपके सदन में आपने कहा है, असत्य कथन आपके विभाग वालों ने आपसे कहलाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। न्यायिक जांच के बारे में बताइए सर। न्यायिक जांच चल रही है, मैं चुपचाप अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर दिया मुझे लगता है कि शायद उसका गलत तरीके से वो किया गया, लेकिन
मैंने जो जानकारी आप दी कि उसके लिए 60 खेद दिनों व्यक्त के करिए। तक में न्यायिक हमको जांच- इस प्रक्रिया को हमको करना है। न्यायिक जांच आपने कहा है और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे बैठा दिया। मैं न्यायिक जांच सुन के बैठ गया। मुझे बताइए न्यायिक जांच के आदेश दिखा दीजिए कैसे चल रही है, और कुछ क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपने जो जवाब दिया है अध्यक्ष महोदय बड़ी शिष्ट में, तो ऐसा लग रहा है वो भगवा महाराज Z+ श्रेणी में आते हैं और मर गए। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ हाँ ट्रैकिंग हो रही है, बता रहे हैं ना। बता रहे हैं, इतने पॉइंट दिए हैं। और Z+ वाले बाघ को आप कब गायब हुआ पता नहीं, कब मरा पता नहीं, कहाँ गड़ा है पता नहीं, क्या हुआ पता नहीं, और पूछने पे आप कह रहे हैं न्यायिक जांच हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ आप खेद व्यक्त कर दीजिए कि न्यायिक जांच नहीं हो रही थी। और हम लोग जो चाहते हैं विधायकों के उससे समिति से जांच करा लीजिए, करा लीजिए। उसमें इनका क्या जा रहा है, इनका क्या बिगड़ रहा है, मेरा क्या बिगड़ रहा है, सदन का क्या बिगड़ रहा है। सदन को असली तथ्य है वो पता लग जाएगा। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो अभियुक्तों को पकड़ा गया है, 9 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं, उनको जेल के अंदर ढाला भी गया है। और उसके अलावा यदि और भी इसमें कोई दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई चाहते हैं तो बताइए। दोषी का सवाल ही नहीं है, दोष का सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इनने अपने मुंह से कहा है, सदन में कहा है कि न्यायिक जांच चल रही है। मुझे ये बता दें कि न्यायिक जांच का आदेश दिखा दें, बस। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। किसको सजा देंगे, किसको मारेंगे, कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर रहेगा, मुझे कोई मतलब नहीं। आपने न्यायिक जांच कहा है, ये आपने गलत कहा, जानकारी सुधार असत्य लें। कहा। आपकी जानकारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपका नहीं है भाई, हर बार उठने की जरूरत नहीं होती। जब नेता प्रतिपक्ष कर रहा है मेरा जवाब आ जाने दीजिए। किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो सक्षम है। माननीय मंत्री जी बता दीजिए न्यायिक जांच के बारे में बस। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो न्यायिक जांच के संदर्भ में कहा, वो मेरा उसका जो आशय था, उसका जो वो था, वो जो हमारे जो इसके लिए जो केस चल रहा है, ये क्रिमिनल केस के तहत में हम लोगों ने किया है। इसके लिए हमने कहा, मैंने कहा चलिए, ठीक है ना। न्यायिक तो जांच में आपने क्रिमिनल ऐसा नहीं कहा कि सर क्रिमिनल केस के बराबर ही केस है, इसमें भी 10 साल की सजा होती है। और अगर आप लोगों को, वन विभाग वालों को तकलीफ है कि इसमें तार लगा के मार दिए जाते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वन विभाग में बहुत सारे सुअर आ गए हैं वन जंगल में, तो उन सूरों की गिनती करवा लीजिए। ये तो कर सकते हैं ना। आपके जंगल में, चाहे यहाँ के जो आपके अभयारण्य हैं, वहाँ अगर सूरों की संख्या बढ़ गई है तो एक बार सूरों की भी गिनती करवा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष आदमी महोदय, के लिए कर पास सुअर कहाँ करिए मन। ठीक, सुअर को गिनवा लो बोल रहे हैं बस। जी, जितने भी वन्य प्राणी होंगे हम उनकी चलिए, गिनती श्री करवाएंगे। राजेश मुड़त। महोदय, ये तो शेर के प्रश्न में सुअर घुस गया। शेर भी है, सुअर भी है। श्रीमती विद्यावती सिदार जी, प्रश्न बहुत आगे बढ़ गया। बढ़ा नहीं है उसमें। विद्यावती सिदार आ गई है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, अधिकृत किए थे आपके, यदि उसमें हो। शेर वाले में राजेश मुड़त। राजेश मुड़त में आपने मुझे कोई सूचना नहीं दी है। ठीक है, मुझे सूचना नहीं मिली है। हाँ ठीक है ना, मुझे फोन किया था इसलिए। आप प्रश्न करना चाहेंगे? आपने लिख के दे दिया है? माननीय नहीं लिख दिया नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री महोदय जी, सभी सदस्यगण और सभी मंत्री, सबको प्रणाम करते हुए आज मेरा पहला प्रश्न है। चलिए, अच्छा पूछिए। क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 11 जनवरी 2024 की स्थिति में जिला रायगढ़ में नामांतरण, डायवर्सन, नामांकन, बटांकन, फौज, नवीन किसान पुस्तिका निर्माण, खाता बंटवारा आदि राजस्व के मामले
लंबित हैं। इन लंबित मामलों से कितने मामले पटवारी या राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने के कारण लंबित हैं? उपरोक्त सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु क्या कदम शासन द्वारा उठाए जाएंगे तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा? बैठ जाइए, प्रश्न हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चाहा है कि रायगढ़ जिले में डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन, भावती नामांकन के कितने प्रकरण लंबित हैं। मैं बताना चाहूँगा कि रायगढ़ जिले में नामांतरण के 747, डायवर्सन के 205, सीमांकन के 706, बटांकन के 25, ऋण पुस्तिका के 11, खाता बंटवारा के 291, इस तरह से कुल मिलाकर के 1960 प्रकरण रायगढ़ जिले में लंबित हैं। और माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मेरे प्रश्न के उत्तर में रायगढ़ जिले में राजस्व मामलों में लंबित प्रकरणों की संख्या 1960 बताई गई है एवं पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण 92 प्रकरण लंबित हैं, जिसके लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा इस प्रश्नों के निराकरण हेतु निर्देश जारी किए जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिए विकास खंड स्तर पर शिविर लगाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारी और आरआई के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण 92 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें इनके लंबित होने के कारण ये क्या हो सकते हैं कि कभी कभी पक्षकार उपस्थित नहीं होते, या कभी गवाह उपस्थित नहीं होते, या कभी तमिल नहीं हो पाते, इनके कारण लंबित है। और जैसे कि कहा कि कब तक इसका निराकरण कर लिए जाएंगे, तो इसके लिए समय सीमा निर्धारित है कि जो अविवादित प्रकरण है जिसमें किसी भी तरह की विवाद नहीं है, उनका समय निर्धारण 3 माह का है और विवादित में 6 माह का। अभी बंटवारा, नामांकन, सीमांकन के जो लंबित प्रकरण हैं, इनका त्वरित निराकरण हो, भूमि स्वामी और किसानों को सहूलियत हो, इसके लिए हमने अभी पूरे प्रदेश में 3 स्तरीय शिविर का आयोजन किया था। एक राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पे, एक तहसील स्तर पे और एक जिला स्तर पे, और तीनों स्तर पे शिविर का आयोजन हुआ, निराकरण हुआ, और इसका रिपोर्ट भी अभी शीघ्र आने वाले हैं कि प्रदेश में कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने का निराकरण हुआ और कितने लंबित हैं। प्रयास ये है कि किसानों को भटकना मत पड़े और उनके प्रकरण का शीघ्र निपटारा हो। चलिए, विद्यावती जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण जमीन अधिग्रहण एवं मुआवजा संबंधी प्रकरण के संबंध में आए दिन किसानों एवं भूस्वामियों की शिकायतें मिलते रहते हैं, जिसका निराकरण नहीं हो पाता है, जिसके लिए माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि ऐसे राजस्व मामलों का निराकरण कब तक करा दिया जाएगा या राजस्व विभाग द्वारा इसके लिए क्या उचित कार्रवाई की जा रही है? भू राजस्व में मुआवजा अलग अलग है कि ये जमीन अधिग्रहण उद्योग के लिए हुआ है या शासकीय कार्य के लिए। जैसे बताएंगे माननीय विधायक तो उन प्रकरणों का दिखाएंगे और उसका निपटारा कराएंगे। चलिए, पूछिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 92 प्रकरण लंबित हैं, जिनके जो राजस्व निरीक्षक और पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इन 92 प्रकरणों का आप क्या बताएंगे कि इनमें से कितने प्रकरण लोक सेवा गारंटी के बाद हुए हैं? 3 महीने का जैसे समय है, 3 महीने के पहले के लंबित हैं, और अगर ये लोक सेवा गारंटी का समय सीमा अगर समाप्त हो गया है तो क्या इन आरआई और पटवारी के ऊपर आपने कोई कार्रवाई की है, उसकी जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सतत प्रक्रिया है, आवेदन आते रहते हैं और निराकरण होते रहता है। यदि कोई ऐसा प्रकरण है जो समय सीमा के बाद भी नहीं हुआ है तो स्पेशली उसको बताएंगे।
ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं माननीय मंत्री जी कि कितने प्रकरण हैं जो समय सीमा के बाहर हो चुके हैं, और अगर वो समय सीमा के बाहर है तो उसमें आपने कोई कार्रवाई की? हमारी जानकारी में जो प्रकरण लंबित हैं वो समय सीमा के भीतर ही है। चलिए, और यदि समय सीमा के बाहर श्रीमती है, हर्षिता स्वामी बघेल। हर्षिता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा सवाल माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी से है। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी की जमीन को अन्य जाति प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा क्रय करने की अनुमति के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? आवेदन दिनांक व आवेदनकर्ता का नाम, पता सहित जानकारी देवे, और प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदनकर्ताओं को विक्रय हेतु अनुमति कब कब प्रदान की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही कि राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले में आदिवासी वर्ग की जमीन गैर आदिवासियों को क्रय किए जाने के कितने लोगों को आवेदन प्राप्त हुए और कितने लोगों को अनुमति दी गई है। मैं बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले में 2021 से अभी तक आदिवासियों की ज़मीन को अन्य जाति प्रवर्ग के व्यक्तियों को क्रय करने की अनुमति के 278 आवेदन प्राप्त हुए, और इन 278 में से 92 आवेदनकर्ताओं को विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है, और इसकी विस्तृत जानकारी जो है प्रपत्र में संलग्न है कि किसको दिए गए हैं, विकासखंडवार इसकी पूरी जानकारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इनके विभाग के द्वारा जो मुझे प्रपत्र जारी किया गया है उसमें आवेदनकर्ता का नाम पता नहीं है, और आवेदनकर्ता जो है उनके सिर्फ नाम दिया है, उनके अधिकारी जो जांच करता है उनका भी पता नहीं। इसमें भूमि विक्रय करने के लिए जांच अधिकारी अनुभागीय, और जो विस्तार से जानकारी जैसे बता रहे हैं कि नहीं आए, वो जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। भोला जी पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी विधवा महिला और उनके परिवार कृषि करते आ रहे थे। वहाँ जो है गैर आदिवासी को उस जमीन का पट्टा दे दिया गया है। क्या उस अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्या बता दीजिए। कहाँ खैरागढ़ का प्रश्न, कहाँ खुज्जी का प्रश्न, अलग अलग। राजनांदगांव जिले में हमारा दोनों का विधानसभा आता है। वो तो मालूम है मेरे को। चलो, यदि मंत्री जो है कुछ जवाब देना है तो दे दें। प्रश्न लगा था माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं पूछा था कि अच्छा प्रश्न है आपका, चलिए अच्छा सा जवाब दे दीजिए। आदिवासी की विधवा आदिवासी महिला की जमीन है, उस जमीन को गैर आदिवासी को पट्टे पे दिया गया है। इसको मैं दिखवा लेता हूँ। बिल्कुल प्रकरण संपत अग्रवाल जी, मैं दिखवा लेता हूँ। माननीय रिकॉर्ड है, माननीय अध्यक्ष, सन 70 के पहले के जमीन काबिज है उनके पूर्वजों के जमाने। संपत जी प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। हो गया तो एक और जुड़ गया। क्वेश्चन अभी बचे हैं, एक क्वेश्चन बचा है उसी से। चलो बच्चा पूरा कर लो भाई। आपने जो अनुमति प्रदान करने के लिए जो गाइडलाइन बनाई थी, उस गाइडलाइन का भी हमको संबंधित जानकारी नहीं दिया गया है, और आवेदन पुष्टि के हेतु जांचकर्ता अधिकारी किस आधार पे किए हैं इसकी भी जानकारी दीजिए। चलिए, देखिए, जमीन क्रय विक्रय के लिए कलेक्टर जो है अधिकृत होता है। कलेक्टर ये देखता है कि इस आदिवासी जमीन के बेचने में इनके साथ कोई छल कपट तो नहीं हो रहा है, नाइंसाफी तो नहीं हो रहा है। कलेक्टर जो है उस आदिवासी की आवश्यकता के अनुसार बहुत ज़रूरी होने पर कलेक्टर जो है उसको विक्रय की अनुमति दे सकता है। ये अधिकार उसके पास सुरक्षित है। ये भू राजस्व की संहिता की धारा 165 में उनको अनुमति देने का अधिकार है, और इसके जांचकर्ता अधिकारी एसडीएम होता है। बहुत पर्याप्त हो गया, पर्याप्त हो गया। संपत अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि 169 नोटरी कार्यरत हैं, तो क्या सभी नोटरी के पंजीयन वैलिड हैं
और या जिनके वैलिड नहीं हैं तो उन्हें नोटरी करने की पात्रता है क्या? बिना माननीय अध्यक्ष महोदय विस्तृत जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई है कि रायपुर संभाग में 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 169 नोटरी कार्यरत हैं। दिसंबर 2023 की स्थिति में कुल 47 आवेदन नवीनीकरण के लिए आए थे। 36 का नवीनीकरण किया गया है। 11 आवेदन प्रक्रियाधीन है। बिना वैध अनुज्ञप्ति के किसी को भी नोटरी का कार्य करने की अधिकारिता नहीं है। 47 जो आवेदन में से 36 का नवीनीकरण किया गया है पर 11 का नहीं, ऐसा क्यों? छत्तीस आवेदनों पर नवीनीकरण का निर्णय करके नवीनीकरण कर दिया गया है। 11 आवेदन प्रक्रियाधीन है और शीघ्र विचार करके उस पर निर्णय लेंगे। यहाँ तक कि आचार संहिता के बाद नोटरी के लिए बैक डेट में आदेश निकाला गया है, क्या उस पर जांच कर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रकरण माननीय सदस्य के ध्यान में हो तो मुझ तक जरूर बताएं, उस पर निश्चित विचार करेंगे। जी जी। श्री इंद्र कुमार साहू। धन्यवाद सर। एक मिनट इंद्र कुमार जी बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि बघेल सरकार ने ढेर सारे तहसील ऑफिस, उप तहसील ऑफिस खोल दिए हैं और उसमें मेरे ख्याल से सैकड़ों नोटरी के पद रिक्त हैं। उन रिक्त पदों के लिए कब आप आवेदन आमंत्रित करेंगे या करने की सोच रहे हैं, या जल्दी कर दीजिए, ये मेरा निवेदन आपसे। ये जानकारी मैंने मांगी है और जानकारी आते ही उस पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। इंद्र कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है उसमें मंत्री द्वारा जो जानकारी दिया गया है उसमें स्वीकृत कार्यों की पृथक पृथक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, किंतु मुझे केवल वर्षवार कार्यों की जानकारी दी गई है जो कि पर्याप्त नहीं है। अतः क्या मंत्री जी मुझे स्वीकृत समस्त कार्यों की पृथक पृथक जानकारी उपलब्ध कराएंगे? आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को और भी कोई जानकारी चाहिए विस्तार से, वो उपलब्ध करा देंगे। जी। दूसरा प्रश्न है महोदय जी, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में जो संलग्न परिशिष्ट में जानकारी दी गई है कि अभनपुर नगर पंचायत के अंतर्गत 6 तथा नगर पालिका क्षेत्र नयापारा के अंतर्गत 12 ऐसे कार्य है जिनके निर्माण कार्य के अनुबंध अवधि समाप्त हो चुकी है। इसमें भी जो जानकारी है वो गलत दिया गया है। इसमें टोटल इसमें है 99 कार्य की जानकारी नहीं दिया गया है। जो आंकड़ा दिए गए हैं उसमें 99 कार्य है और आपके द्वारा जो जानकारी उपलब्ध कराए उसमें 18 कार्यों की ही जानकारी दिया गया है। तो क्या मैं चाहता हूं कि जो कार्य पूर्ण करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध क्या विभाग द्वारा कार्रवाई की गई? जो कार्य नहीं किया गया है, अपूर्ण कार्य है, जो अपूर्ण कार्य किए हैं, क्या उनके ऊपर, उस ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई किया गया है? जो अपूर्ण कार्य है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समय पर कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उस पर कई परिस्थितियां होती है। कभी स्थान का विवाद होता है, बेजा कब्जा होता है और इस पर निर्णय करने का अधिकार पीआईसी को होता है और पीआईसी इस पर विचार करेगी और उस पर आगे निर्णय करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जनवरी 2023 से सितंबर 2023 के मध्य अभनपुर नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत बहुत से निर्माण कार्य को अधोसंरचना मद से स्वीकृति प्रदान की गई थी, किंतु अपरिहार्य कारणों से वह प्रारंभ नहीं हो पाए थे। क्या उन अधोसंरचना मद से निर्माण कार्य को पुनः स्वीकृति प्रदान की जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, उन कामों का परीक्षण करके निश्चित रूप से
जो प्रस्ताव आए हैं पुनः स्वीकृति के लिए, उन पर परीक्षण करके विचार करेंगे। चलिए विचार करेंगे। श्री राम कुमार यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से मैं पूछे रहे कि का ओड़ेकेरा धुरकोट मिरोनी वाला जो रोड है वो रोड हर कम क्षमता वाला है, में ज्यादा ट्रक चलत है, तो ओकर लिए आप ओला बंद करा था कि ओला सुधार करे व कहा कर योजना है, मैं पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जांजगीर चांपा के घुरकोट पेंडरवा चंद्रपुर मार्ग लंबाई 23.80 किलोमीटर 2023-22 के बजट में शामिल था और इस सड़क को पुनः 2024-25 के बजट में शामिल किया गया है। उक्त मार्ग में पावर प्लांट है, डीबी का, एथेना का, आरकेएम का, और ये सही है कि बहुत ट्रैफिक वाला मार्ग है और निश्चित रूप से आने वाले समय में उस पर काम करेंगे। अध्यक्ष जी महोदय जी, मोरे कहना है मंत्री जी से, अभी रोड तो बने नहीं है और रोड टूट फूट गए है, वो तो गरीब आदमी मन भरे, किसान मन भरे, तब के लिए डीबी पावर प्लांट एथेना आरकेएम के गाड़ी ला बंद करिया का, जब तक नहीं बने तब तक। सदस्य ने माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि ओवरलोडिंग की कोई शिकायत आई है क्या, तो इस तरह की कोई शिकायत परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और यही जानकारी है उनके लिए। कोई शिकायत नहीं अध्यक्ष जी, जब कहा था कि आरकेएम डीबी के गाड़ी चला थे तो मोर कहना है कि भाई वो तो किसान मन बने, आम आदमी बने हैं, और पावर प्लांट वाला मन तो बने नहीं, तो मोर उसके निवेदन है कि ओला बंद कर देवा तब तक बने, या तो फिर टाइम लिमिटेड कर देवा कि इतना सत्का बेर गाड़ी चली तब वो रात की गाड़ी चलावा, दिन के छोड़ देवा तब वो बन जाए। अब तक हम महोदय जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक वो रोड नहीं बना तब तक के रात के चलावा गाड़ी ला, राखड़ के कहा कोयला फोयला है तेरा, और दिन को बंद कर दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि 24-25 के बजट में इस काम को शामिल किया गया है और हम चाहते हैं कि मजबूती से वहां पर सड़क बने। अनिला भेड़िया जी। नहीं मोदी जी, एक मिनट है बस। मैं माननीय मंत्री जी से वो कहना चाहता हूं कि टुंडरी से शक्ति जो मोर अध्यक्ष जी के विपक्ष के नेता जी हवे वहां तक के रोड है, एक था गोबरा से आपके जयपुर, वो में कुछ जगह में राजस्व कहा थे कि एडीबी की गलती है, एडीबी कहा थे राजस्व की गलती है, और रोड हाउसेज कुछ माढ़े बनत नहीं पाते। तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, एक तो कंपनी खोल दिया, वहां पूरा जाकर देखा रोड तहस नहस हो गए, तो रोड कब तक बने एडीबी के, तो आपसे निवेदन है बंद होने वाला है। वह आपने ये बात कही है, मैं उस सड़क का जो आपने उल्लेख किया है मैं दिखवा लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यही पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अभी स्टाफ डैम में आप मरम्मत के लिए प्राथमिकता छोटा प्रश्न कर लीजिए। बजट उपलब्ध अक्सर नहीं रहती है मरम्मत के लिए, गेट टूटा हुआ है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि डीएमएफ फंड से, स्थानीय फंड से ये छोटे छोटे मरम्मत करवाएंगे क्या? क्योंकि कई जगह हमारे बस हो गया आगे बोलोगे टाइम हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ फंड के लिए जो राशि का प्रावधान है, मनरेगा से भी काम है या फिर अन्य विभाग के कार्य हैं, और इसके माध्यम से अपन स्टाफ डैम तो बनाते ही हैं, उसका मरम्मत का काम भी आवश्यकतानुसार उसके चलते जब डिमांड की जाती है तो उसके मरम्मत के कार्य भी कराए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसको करेंगे कि नहीं है, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका भी वर्तमान में जो भी चलते हैं डिमांड किया जा रहा है उस पर हम राशि उपलब्ध करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ गए थे। मरम्मत के लिए सारा गेट टूटा हुआ है वहाँ के स्टाफ डैम के, तो आपके बजट उपलब्ध नहीं होगा तो कम से कम डीएमएफ से ये गेटों की संधारण कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम प्राथमिकता से सारे स्टाफ डैम, लगभग हमारे यहाँ पर इनके विधानसभा में लगभग 23 स्टाफ डैम बने हैं, जिसमें आरईएस के माध्यम से बना हुआ है, मनरेगा से बना है।